जी, आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज़ हेयरिंग लॉस। ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एससीक्यू भी आ सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेयरिंग लॉस दो तरह का हो सकता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कब होगा? जब साउंड की कंडक्शन में मसला आएगा। लाइक ईयर कनाल में कोई मैस होगा, ईयर कनाल में साउंड कंडक्ट नहीं हो पाएगी, फिर आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ही रप्चर हो जाएगा, आगे ओसिकल्स आ जाते हैं मिडिल ईयर के, तो इनमें किसी में भी अगर कोई मसला आएगा ना तो साउंड की कंडक्शन नहीं होगी, साउंड जो है वो कोक्लिया तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से फिर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, एनी डिजीज प्रोसेस विच इंटरफेयर विद द कंडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जो साउंड की कंडक्शन को रोक देगा ना प्रोसेस, उसको हम कहेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अब साउंड कोक्लिया तक नहीं जाएगी, जब कोक्लिया तक नहीं जाएगी तो साउंड आगे ब्रेन तक नहीं जा सकती, यानी हेयरिंग लॉस हो गया। अब कहाँ पर हो सकता है मसला? एक्सटर्नल ईयर में भी हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, मिडल ईयर में हो सकता है, लाइक मिडल ईयर के ओसिकल्स होते हैं, या मिडल ईयर में कोई फ्लूइड आ गया है। ठीक है, अब इसकी ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आपको एमसीक्यू आ जाता है, वो कहते हैं हमें बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। बाजू का इस तरह से पूछ लेते हैं कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की तीन चार कैरेक्टरिस्टिक बता के एक अंदर सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस की कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। तो या फिर बाजू का तो सारी सेंसी न्यूरल की बता के एक अंदर कंडक्टिव की बता के पूछते हैं कि हमें इनमें से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की कैरेक्टरिस्टिक बताएं। तो इन शॉर्ट आपको ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप सबसे पहले तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में रीनीस टेस्ट नेगेटिव आता है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि बोन कंडक्शन ज्यादा है, एयर कंडक्शन, तो जाहिर बात है अब उसको ईयर कनाल में कंडक्शन का मसला आ रहा है, तो एयर कंडक्शन तो उसकी नहीं होगी ना, उसको कान से आवाज नहीं जाएगी। लेकिन वही ट्यूनिंग फोक जब हम उसके मैस्टर्ड प्रोसेस पे रखेंगे, उसको फिर बोन कंडक्शन अच्छी होगी, तो इसीलिए रीनीस टेस्ट नेगेटिव आएगा। वेबर टेस्ट करेंगे तो वेबर टेस्ट जो है वो लेटरलाइज होगा फोर ईयर, यानी जिस ईयर में हियरिंग लॉस हुआ है ना उसी ईयर की तरफ हमें वेबर टेस्ट लेटरलाइज हो जाएगा, उसी ईयर में हमें ज्यादा आवाज आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्शन का लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड सारा नॉइस वगैरह है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो ट्यूनिंग फोक है उसकी वाइब्रेशन अच्छी जाएंगी, तो वेबर टेस्ट लेटरलाइज होगा। उसके बाद थर्ड चीज जो आ जाती है कि बोन कंडक्शन नॉर्मल होगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बोन कंडक्शन में तो कोई मसला नहीं है, मसला तो आ रहा है जो साउंड की कंडक्शन हो रही है ईयर कनाल वाले रास्ते से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है लो फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस है ना वो सबसे पहले आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करता है, लेकिन जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है वो लो फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करता है। ऑडियोमेट्री जब हम करेंगे तो हमें बोन कंडक्शन बेहतर नजर आएगी एयर कंडक्शन से। जो ऑडियोमेट्री है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑडियोग्राम्स बनते हैं। ऑडियोग्राम्स जब बनते हैं तो हमने दो देखनी होती है, एक बोन कंडक्शन एक एयर कंडक्शन। जब तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है तो ऑलवेज हमारे पास एयर बोन गैप आएगा, यानी कि जो बोन कंडक्शन वाली कर्व है ना वो ऊपर होगी, जो एयर कंडक्शन वाली है वो नीचे आ जाएगी। तो ये तो करेक्टरिस्टिक फीचर था ना कि एयरबोन गैप आएगा जब भी आपके पास ए बी गैप आएगा, जब भी आपके पास क्या होगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो वो वही बात कर रहा है, वही करेक्टरिस्टिक बता रहा है कि ऑडियोमेट्री में आपके पास क्या आ जाएगा, एयरबोन गैप आ जाएगा, यानी बोन कंडक्शन जो होगी वो बेहतर होगी और एयर कंडक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इसमें लॉस ना 60 डेसिबल तक होता है, 60 डेसिबल से ज्यादा लॉस नहीं होता। ये आपने किस तरह से याद रखना है, क्योंकि देखिए अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या मसला हो सकता है, या तो ईयर कनाल में मसला हो सकता है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो सकता है, या ओसिकल्स में। अब जितने भी मसले उसने यहाँ पर बताया ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मसला ये हो जाए कि ओवल विंडो ही बंद हो जाए। मतलब जो ओवल विंडो है, जो लास्ट पॉइंट है कि मिड ईयर के ओसिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं फिर उन्होंने अपनी वो जो वाइब्रेशन होती है वो ट्रांसमिट करनी होती है कोक्लिया तक ओवल विंडो की मदद से। तो एक्सट्रीम ये हो सकती है कि वो ओवल विंडो ही बंद हो जाए, तो एक्सट्रीम पे भी ये सिर्फ 60 डेसिबल का हेयरिंग लॉस करा रहा है, इसीलिए कभी भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इसमें अच्छी होती है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन खराब होती है सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस में। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी? हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है ना वो ट्यूनिंग फॉक टेस्ट देखे कि रीनीस टेस्ट इसमें नेगेटिव आता है, वेबर टेस्ट लेटरलाइज हो जाता है अफेक्टेड ईयर की तरफ, और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन इसमें नॉर्मल रहती है क्योंकि बोन कंडक्शन को तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये लो फ्रीक्वेंसीज को ज्यादा इफेक्ट करता है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इसमें अच्छी रहेगी, और ये जो है ना वो मैक्सिमम हेयरिंग लॉस 60 डेसिबल तक करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये होगी सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी तो हमें पता है ना कि यहाँ कंजेनिटली कोई मसला हो सकता है साउंड कंडक्शन में, या अक्वायर्ड हो सकता है। एटियोलॉजी के लिए आपने ये टेबल्स याद करने और ये याद करने बहुत अच्छे से, बिकॉज ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। तो कंजेनिटल कॉज के मिएटल एट्रीजिया, यानी जो आपकी मिएटस है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है, जो ईयर कनाल है जहां से साउंड ने कंडक्ट होना है, उसका एट्रीजिया है, या स्टेपिस की फुट प्लेट फिक्स होगी। मैंने कहा ना कि ओसिकल्स वाइब्रेट करेंगे, तो अगर स्टेपिस की फुट प्लेट की फिक्सेशन है तो वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी। अब मेलियस के हेड की भी फिक्सेशन हो सकती है। ओसिकल्स की डिसकॉन्टिन्यूटी, ओसिकल्स ना आपस में अटैच्ड होते हैं, उन्होंने उनकी जो कॉन्टिन्यूएशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारे वाइब्रेट करते हैं, फिर जो साउंड है वो ओवल विंडो तक चली जाती है। अब अगर वो डिसकॉन्टिन्यू हो जाएंगे तो वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, तो ओसिकुलर डिसकॉन्टिन्यूटी। और लास्ट वन है कंजेनिटल कोलेस्टियाटोमा। ठीक है, तो ये सारे कंजेनिटल कॉजेज है। कंजेनिटल कोलेस्टियाटोमा, मिएटल एट्रीजिया, ये याद रखने बहुत आसान है। उसके बाद सारे ओसिकल से रिलेटेड है। अब आ जाए अक्वायर्ड की तरफ। अक्वायर्ड क्या हो सकते हैं? अक्वायर्ड या तो एक्सटर्नल ईयर में मसला आ सकता है या मिडिल ईयर में मसला आ सकता है। एक्सटर्नल ईयर में क्या ही मसला आ सकता है, या तो आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके साथ कुछ हो सकता है, या आपकी ईयर कनाल में। अब
ईयर कनाल में क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, ईयर कनाल की ऑब्स्ट्रक्शन। आप लोगों को याद है जब हमने एक्सटर्नल ईयर के डिसऑर्डर पढ़े थे तो देखा था कि वैक्स की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, किसी फॉरेन बॉडी की वजह से भी, अगर वहां पे कोई ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, लाइक फ्रंकल बन गया है, या डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना हो, या मेलिग्नेंट ट्यूमर है कोई वहां पर, तो इन सब रीजन की वजह से कनाल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अगर मिडल ईयर में फ्लूइड आ जाएगा, सीरस ओटाइटिस मीडियम इस तरह से होता है कि मिडल ईयर में फ्लूइड आ जाता है, ये हीमोटेम्पनम। हीमोटेम्पनम होता है कि अगर टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो मिडल ईयर में क्या आता है, ब्लड आ जाता है, ठीक है, अगर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो। उसके बाद मिडल ईयर में अगर कोई मैस हो, लाइक फ्लूइड है, तो मिडल ईयर में कोई मैस भी आ सकता है, जिस तरह से हमने ग्लोमस ट्यूमर पढ़ा था। ऑसिकल्स की डिसरप्शन हो जाए। अब ऑसिकल्स की डिसकंटिन्यूटी या डिसरप्शन कंजेनिटल भी हो सकती है और अक्वायर्ड भी हो सकती है। उसके बाद ओसिकल्स की फिक्सेशन हो जाए, जैसे ओटोसिक्लोरोसिस में होता है, ओटोसिक्लोरोसिस में कंडक्टिव हियरिंग लॉस ही होता है ना। उसके बाद यूस्टेकियन ट्यूब का ब्लॉकेज। तो ये सारे अक्वायर्ड कॉजेस। मिडल ईयर से रिलेटेड किस तरह से याद रखने, पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बता दें, फिर आप बता दें ओसिकल से रिलेटेड, फिर मिडल ईयर में फ्लूइड या मैस आ जाए, और लास्ट पे यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। चलें वापस चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। नहीं बल्कि पहले ये देख लेते हैं कि हम बात कर रहे थे कि हियरिंग लॉस कितना होगा। अब आपको ना ये एमसीक्यू आए होते हैं, उन्होंने बताया होता है कि एक पेशेंट है, उसकी ईयर कनाल की ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो बताएं उसका हियरिंग लॉस कितना होगा। इस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो अगर सिर्फ ईयर कनाल की ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक फ्रंकल की वजह से या किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, तो 30 डेसिबल तक हियरिंग लॉस होगा। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो गई है तो 10 से 40 डेसिबल तक लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है कि जो लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परफोरेशन के साइज। अगर बड़ा साइज है तो ज्यादा हियरिंग लॉस हो जाएगा, तो 10 से 40। उसके बाद अगर ओसिकल्स इंटरप्ट हो गए हैं लेकिन आपका जो ईयर ड्रम है वो इंटैक्ट है, तो तब 54 डेसिबल तक लॉस आएगा। और अगर ओसिकल्स का इंटरप्शन हो गया है लेकिन साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी परफोरेशन है, तो फिर 38। अब ये चीज जो है ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि अगर ओसिकुलर डिसकंटिन्यूटी है और साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की भी परफोरेशन है तो लॉस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ओसिकल्स की डिसकंटिन्यूटी और साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन भी है तो लॉस कम होता है 38। लेकिन अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और ओसिकल्स की डिसकंटिन्यूटी है तो फिर लॉस ज्यादा होता है 54, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर मैलियस की फिक्सेशन होगी, यानी किसी भी ओसिकल की फिक्सेशन, तो 10 से 25 डेसिबल तक। और लास्ट में कि ग्लोबल विंडो का क्लोजर, तो मैक्सिमम 60 डेसिबल तक लॉस हो जाएगा। इसमें से वही चीज हाईलाइट की है जो मैंने आपको बताई कि अगर ओसिकल्स की इंटरप्शन हो और साथ ईयर ड्रम आपका इंटैक्ट हो तब ज्यादा हियरिंग लॉस होता है, ठीक है, ज्यादा हियरिंग लॉस होता है। और अगर ओसिकल्स की इंटरप्शन हो और ईयर ड्रम में भी परफोरेशन हो जाए तब हियरिंग लॉस कम होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट बहुत आसान है। जो मसला है ना उसको खत्म कर दो। अगर तो आपको पता है ईयर कनाल में कोई फॉरेन बॉडी है उसको रिमूव कर दो। अगर कोई फ्रंकल वगैरह बने हैं, कोई ओटाइटिस एक्सटर्ना है उसको ठीक कर दो। अगर मिडिल ईयर का कोई मैस है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अगर स्टेपिस में कोई मसला आ रहा है, स्टेपिस की फिक्सेशन है, तो स्टेपिडेक्टमी कर दो। अगर आपको पता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो चुकी है तो आप टिम्पैनोप्लास्टी में दो चीजें आती हैं, वैसे आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। टिम्पैनोप्लास्टी में एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन को रिपेयर यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर किया जाता है। दूसरा अगर ओसिकल्स में भी कोई मसला है उसको भी ठीक किया जाता है, यानी पूरे हियरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अगर इन सबसे भी काम नहीं बन रहा तो आप हियरिंग एड दे सकते हो, ठीक है। आपने फ्लूइड रिमूवल, फॉरेन बॉडी, कनाल ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव की, मैस मिडल ईयर से रिमूव करना है, स्टेपिडेक्टमी, टिम्पैनोप्लास्टी, और अगर इनमें से कोई सर्जरी नहीं की जा सकती तो फिर आप हियरिंग एड दे सकते हो। तो ये आसान सी मैनेजमेंट है कंडक्टिव हियरिंग लॉस की। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है? एक तो आपने इस ऑपरेशन में ये करना है कि मिडल ईयर से डिजीज को इरेडिकेट करना है, डिजीज को खत्म करना है। दूसरा हियरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, जब हम